हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हमारा जो घटना चक्र नया 2022 से संबंधित हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये इसका पहला पार्ट है। इसमें जो है 2022 में जो नया अपडेट किया गया है उसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास जो शुरू होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश जो संसदीय अधिनियम 1773 से, ठीक है, जहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है वहाँ से 1853 तक माना जाता है। और ब्रिटिश ताज का जो शासन है वो पारित अधिनियम 1858 से 1947 यानी 1857, ठीक है, क्रांति के बाद और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक माना जाता है। तो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया था और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो 4 सदस्यीय, ठीक है, किया गया था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। और इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। और सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन के आधार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण जो है पे करना था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में, ठीक है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन जो है अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। और उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और गवर्नर जनरल को भारत, ठीक है, प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, जिसमें ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। और 1793 के चार्टर एक्ट ने अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसके अंतर्गत? 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी के अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 1803, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, ये पहली बार अंग्रेजों ने हम पे थोड़ा सा रियायत दिखाई थी। और 1813 के चार्टर एक्ट में हमारे एजुकेशन पर 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, तो कंपनी के व्यापार भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा और जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन चुका है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और उसके बाद क्या होता है? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम जो है मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसी ने अंग्रेजी को यहाँ पे लागू किया था। और इस एक्ट के तहत सर्वपरिषद गवर्नर जनरल को
पूरे अधिकार भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड, ठीक है, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। और 1853 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है सभी एक्ट। और विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यहाँ से कि खुली भर्ती, ठीक है, यानी सिविल सेवकों की भर्ती या चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कौन से एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो चलिए भारत का राजनीतिक विकास से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं इसका है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेमेस्टर इसमें जो है अन्य सदस्य थे, लेमेस्टर एलिजा इम्पे इसके अध्यक्ष थे, मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसलिए दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और पहला है आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? तो ए का दूसरा, ठीक है, पिट्स का भारतीय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से नियंत्रण परिषद, कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी का आपका इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी, वो दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। तीसरे का तीसरा हो जाएगा और चौथे का चौथा, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई थी। आप इसे देख सकते हैं, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आप रीड कर सकते हैं। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति था, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो आपको पता है लॉर्ड मैकाले। तो इसकी शिक्षा का जो नींव पड़ी थी, वो पड़ी थी आपका 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के माध्यम से और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के कारण, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये ग्रांट यानी अनुदान के रूप में दी गई थी। और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 से 1835, 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और यहीं से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। और भारत में आंग्ल
शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, आप यूपी आरओ एआरओ मेंस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था और सीटेट में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 में जो व्यापार का जो एकाधिकार का उसको समाप्त कर दिया गया था। आप देख सकते हैं 1813 की चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में बात करें तो भारत, ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो देख लेते हैं भाई। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, 1813 द्वारा 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी समाप्त कर दिया गया। और साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। और इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो राजस्व था, ठीक है, 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था आपका चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन के 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। अगला है हमारा